हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत है। और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में मीन्स ये जो सेशन चलेगा आपका आधे घंटा या फिर 45 मिनट का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, बैरिग्नान्स थियरम, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कपल्स, और पढ़ेंगे कि यदि किसी एक ही पॉइंट पे दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो आज हम लोग 5 से 6 टॉपिक को टच करेंगे, मीन्स काफ़ी अच्छे लेवल में इनको करेंगे। और जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आपके AKTU के क्वेश्चंस ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर से। ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बताया था। तो बेसिकली देखिए, ये ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स बोलता गया है। कलर चेंज कर लेते हैं हम आपका येलो, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया कि रेड कलर क्लियरली विजिबल नहीं था, तो इसलिए आज से हम लोग दूसरे कलर को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सपोज करिए आपकी कोई एक बॉडी है, ओके, और इस बॉडी पर यहाँ कहीं फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट P है। तो देखिए, ये प्रिंसिपल जो है बोलता है कि यदि इस फोर्स को हम इसी लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर दें, मीन्स हम सपोज कर लें कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है, और जो फिर इस बॉडी में कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं आए, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट कुछ भी बॉडी में ना पड़े। मीन्स ये है कि इस फोर्स को हम लोग थियोरेटिकली मान सकते हैं कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग सकता है, इस पॉइंट पे सिर्फ हम सपोज करेंगे। और ये जो बॉडी आपकी है, ये रिजिड बॉडी होनी चाहिए। और रिजिड बॉडी के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है, तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही बोलता है कि किसी भी बॉडी पर किसी एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं उसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में, ओके। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि फोर्स तो साफ चेंज हो जाएगा, लेकिन बॉडी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मीन्स जो भी है ये सब कुछ एकदम अनचेंज रहेगा। मीन्स एक्सटर्नली कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। मीन्स बॉडी ऑफ की जो है मतलब डिस्टॉर्ट नहीं होगी, बकल नहीं होगी, या फिर और भी कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं जो है। तो जैसा कि हमने बताया, इफ फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट on rigid body, ओके फ्रेंड्स, इज शिफ्टेड, मीन्स फोर्स की बात हो रही है, इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट which is on the line of action of the force। मीन्स फ्रेंड, दोस्त, ये जो है, एक सेकेंड, पेन लेजर पॉइंट ले लेते हैं। ये फ्रेंड, ये जो है इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये यही बोल रहा है कि इस फोर्स को हम लोग ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये फोर्स यहाँ या फिर यहाँ किसी एक पॉइंट पे शिफ्ट हो जा रहा है। और जब ये शिफ्ट हो रहा है तो बॉडी में कोई एक्सटर्नली इफेक्ट नहीं आ रहा है। मीन्स बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आपके देखिए, आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे बॉडी आपकी रेस्ट में है, उस पर आप फोर्स लगा दिए, मोशन में आ गई। या फिर कुछ आपकी बॉडी ऐसी है, जैसे सपोज करिए आप, ये आपकी बीम है, सॉरी टेढ़ी हो गई, एक सेकेंड,
सपोज करिए ये आपकी कोई बीम है, ओके। यदि आप इस पे यहाँ से लोड लगा दे रहे हैं, ये आपका सपोर्ट हो गए, ओके, और आपने इस पे एक ये आपने लोड लगाया, फोर्स लगाया कोई आप, तो देखिए जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी आपकी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसमें सैग आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगी। आप लोग इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किए होंगे। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि जब इस बॉडी पे आपकी रिजिड बॉडी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि क्या होती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पे जब किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही बोलता है। इसका देखिए यूज क्या होगा ये आगे हम लोग देखेंगे, इसको मतलब इस प्रिंसिपल को हम लोग कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस इस प्रिंसिपल पे सॉल्व होंगे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और अगला पॉइंट देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है द एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल TERNL, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी remain unchanged, remain unchanged। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे ऑप्शंस होता है, उसको आप लोग 1.25, 1.5, 1.75 की स्पीड में देख सकते हैं वीडियोज़ को। तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। दूसरा जो टॉपिक है ये है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ फोर्सेस। देखिए इसको AKTU में कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछ लेता है कि बताइए मोमेंट ऑफ फोर्सेस किसको बोलते हैं, या फिर इसको जनरली भाषा में हम लोग बोल देते हैं मोमेंट। तो मोमेंट क्या होता है? तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, मीन्स हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं। सपोज करिए ये आपका कोई एक मेंबर है, ओके, ये स्ट्रेट मेंबर है, थोड़ा खींचने में प्रॉब्लम आ जा रही है। ओके, ये आपका कोई मेंबर है और इसको यहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है और आपने इस पे यहाँ से लगा दिया फोर्स, यप, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी x और ये डिस्टेंस जो है ये है y। इतने दूर की डिस्टेंस है, ये x है और ये डिस्टेंस है y। और आपसे पूछ लिया गया कि भाई साहब आप बताइए पॉइंट A पे कितना मोमेंट है। तो मोमेंट की जो परिभाषा बोलती है वो बोलता ये है कि आपका जो m है, m इक्वल टू हो जाएगा ये आपका जो फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस के बीच की दूरी, मीन्स ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ऐसे ऐसे जाएगा, ओके। इसके बीच की जो दूरी है इन दोनों को आप दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स ये हो गया F इंटू एक्स। तो फ्रेंड मोमेंट यही है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप पॉइंट A पे मोमेंट बताइए तो आप फोर्स ले लेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस ले लेंगे जिस पॉइंट से पूछा जाए। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम, द प्रोडक्ट of a force and perpendicular distance of line of action of the force from a point, जिस पॉइंट से आपको पूछा जा रहा है। तो अभी हमने कुछ मिनट पहले आपको बताया कि ये देखिए जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसी डायरेक्शन में आप उसको वो बोल सकते हैं, आप उसी डायरेक्शन में आप बढ़ें तो उस वाले डायरेक्शन को बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका ऐसे सीधे चले गए, तो ये बोल ये रहा है कि जो
जैसे ये पॉइंट आपका ये हो गया, इस पॉइंट के और लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स है इसके बीच की जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को यदि फोर्स से आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट आपका मोमेंट निकल जाएगा। फ्रेंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं AKTU में, और इस पे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे जो 10-10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन इस पे पूछे जाएं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है बेरिग्नान थ्योरम। बेरिग्नान थ्योरम, अभी हमने आपको मोमेंट के बारे में बताया, और ये जो बेरिग्नान थ्योरम है ये इसी से रिलेटेड है। तो लिख लेते हैं बेरिग्नान थ्योरम, TS। बेरिग्नान थ्योरम, देखिए ये थ्योरम बेसिकली क्या बोलती है। जैसे सपोज करिए आप, कोई ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स आपका लग रहा है, सपोज कर लीजिए ये आपका P फोर्स लग रहा है, ओके। और इसी पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रहा है आपका Q फोर्स, और पहले यूनिट में हमने आपको बता दिया कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में ही होगा, मीन्स ये इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ओके। और ये आपका जो है फोर्स है, इस जो पॉइंट पे लग रहा है इसकी डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए x है, और इसकी डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए ये y है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको आप सपोज कर लीजिए ये z है। तो देखिए बेरिग्नान थ्योरम क्या बोलता है। बेरिग्नान थ्योरम ये बोलता है कि आपका जो ये पहला फोर्स है, ये आपका पॉइंट A है, यदि आपको पॉइंट A पर रिजल्टेंट मोमेंट निकालना होगा, मीन्स R इंटू जेड जो निकालना होगा रिजल्टेंट मोमेंट, ये आपका होगा जो पहला वाला फोर्स लग रहा है उसके और उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स P इंटू एक्स प्लस मीन्स अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है यदि आपका मोमेंट नेगेटिव में जाएगा तो आप साइन नेगेटिव लेके चलेंगे, ओके। और ये आपका दूसरा फोर्स है Q इंटू वाई। तो बेरिग्नान थ्योरम बेसिकली यही बोलता है कि यदि किसी भी आपको रिजल्टेंट का निकालना है मोमेंट, तो जो दोनों फोर्स हैं उन दोनों फोर्स से जो भी मोमेंट आ रहे हैं उनके दोनों को अलजेब्रिकली आप सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकल आएगा। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। ये 5 नंबर में एक आध 2 बार पूछा था सेमेस्टर एग्जाम में। बाकी आप लोग जब भी गेट की तैयारी या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी इन फ्यूचर में करेंगे, देखिए मैकेनिक्स जो है ना ये यहीं से आपका बेस तैयार होता है, तो ये बाद में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना छोटे छोटे ये आप लोग सीख लीजिए, फ्यूचर में काम देंगे। तो टाइम को हम लोग वेस्ट ना करते हुए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी है, द मोमेंट ऑफ फोर्स about any point is equal to the algebraic sum of moment of its component about that point। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग जो अभी पढ़े हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आपका कोई सपोर्ट है, और सपोर्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, ओके। ये आपका फिक्स सपोर्ट है, और ये आपका एक मेंबर है, ओके। और ये मेंबर यहाँ पे ज्वाइंट है,
ओके। और देखिए इस मेंबर पे एक फोर्स लग रहा है, ये आपका 90 किलो न्यूटन का लग रहा है, और इनके बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस दे दिया है, ये आपको डिस्टेंस दिया है 600 mm, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपका 500 mm। ओके, इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप बता दीजिए, ये पॉइंट आपका ओ है, पूछा है कि मोमेंट बताइए अबाउट ओ। तो मोमेंट बताना है आपको अबाउट ओ। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है कि आप थीटा की वैल्यू बता दीजिए जिस पे मोमेंट आपकी 0 हो जाए। ओके, थीटा इक्वल टू कितना होगा जिस पे आपका मोमेंट जो होगा ये 0 होगा। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहले वाले में तो पूछा है मोमेंट अबाउट ओ बता दीजिए। तो देखिए अभी हम आपको फोर्स को रिजॉल्व करना बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहले हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। आप लोग इंटरमीडिएट में काफ़ी इसको पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो है इसके बीच का थीटा 90 डिग्री है। सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी, थीटा जो है ये 15 डिग्री है, ये मेरी मिस्टेक हो गई। ये थीटा जो आपका है 15 डिग्री का है, ये फोर्स जो था ये 90 किलो न्यूटन का था। ओके, तो देखिए इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये जो फोर्स है ये इस पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा 90 cos 15, और इस डायरेक्शन में आपका रिजॉल्व हो जाएगा ये 90 sin 15। तो अब हम लोग मोमेंट ले लेते हैं। तो ये आपका मोमेंट जो है ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए मोमेंट का यही मतलब होता है कि फोर्स और उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है यहाँ से, इस पे आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया है, शायद ये कलर विजिबल हो, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 90 cos 15 लग रहा है। और आप ये आप समझ सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये आपका 90 sin 15 का लग रहा है। तो अब हम लोग मोमेंट निकालते हैं। तो देखिए मोमेंट हम लोगों को निकालना है पॉइंट ए के अबाउट। ओके, तो मोमेंट निकालना है पॉइंट ए के अबाउट। तो पॉइंट ए से और इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास है 600 mm। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 cos 15 मल्टीप्लाइड बाई 600। और आपको पता है कि अलजेब्रिक सम लेते हैं, तो ये जो आपका मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो हम लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया माइनस, ये आपका रहा 90 फोर्स, ये और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यदि इसका आप लाइन ऑफ एक्शन से लेके आएंगे तो ये रहा आपका ये, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 500 mm। तो ये आपका हो जाएगा 90 sin 15 मल्टीप्लाइड बाई 500। जब आप फ्रेंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, कैल्शियम जब आप वैल्यू रखेंगे sin 15 की और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52,159.99 माइनस 11,646.85, और ये आपका आ गया 40513.14 किलो न्यूटन mm। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका फोर्स था किलो न्यूटन में और ये डिस्टेंस थी mm में, तो ये आपका आ गया किलो न्यूटन mm। ओके, तो अब हम लोग अपने
अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है कपल। टॉपिक है कपल, COUPLE, कपल। कपल नाम सुन के आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि देखो ये कपल जा रहे हैं, तो देखिए ये भी कुछ वैसा ही है। कपल का मतलब यही होता है, कपल तो दो लड़कों को तो कोई बोलता नहीं है कि ये देखो कपल जा रहे हैं। कपल तो भाई तभी लोग बोलते हैं कि एक लड़का हो एक लड़की हो, मीन्स अपोजिट जेंडर अपोजिट होना चाहिए, या फिर एक मेल हो एक फीमेल हो, तो उनको लोग बोल देते हैं कपल। तो फोर्स में भी कुछ ऐसा ही है। फोर्स में क्या है, एक फोर्स को हम लोग, एक फोर्स जो होता है उस वो तो मतलब सेम होता है, और दूसरा फोर्स उसके मतलब किसी डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे इसको आप लोग कहीं पे देखे भी होंगे। ऐसा सपोज करिए ये आपकी कोई एक बीम है, या फिर कुछ भी आप इसको सपोज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, और इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ से। ओके, ये फोर्स आप मान सकते हैं F लग रहा है, और सेम फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका भी मैग्नीट्यूड F है, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपका x है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, यदि आप इसको मिड मान लेंगे, तो ये दोनों फोर्स, ये फोर्स इधर इसको ऐसे कुछ रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये फोर्स इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जो दोनों फोर्स हैं ये कपल जनरेट कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं कपल। आप मोमेंट बोल देते हैं, कपल बोल देते हैं, तो ये कपल होता है। ओके फ्रेंड, तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, टू पैरेलल फोर्सेस, देखिए पैरेलल है ही, एक ये है एक ये है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल नहीं होंगे दोनों, यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये एक दूसरे को मूव ही नहीं करा सकते हैं, रोटेट ही नहीं करा सकते हैं, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, टू पैरेलल फोर्सेस equal in magnitude and opposite in direction। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों जो फोर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, F ये भी है F ये भी है, और डायरेक्शन जो है इनका अपोजिट है, एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है। ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं, एक आपका इस साइड में जाए एक आपका इस साइड में जाए, तो ये भी कपल ही जनरेट करेंगे। तो आप इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ओके, डायरेक्शन एंड सेपरेटेड, और सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेटेड बाय और डेफिनेट डिस्टेंस। तो ये रही आपकी डेफिनेट डिस्टेंस, मीन्स इन दोनों के बीच की फिक्स डिस्टेंस है, डिफाइंड डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस है x। तो इसको बोलते हैं हम लोग कपल। ओके फ्रेंड, तो इनको बोल देते हैं हम लोग कपल। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है, सपोज करिए अभी तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे सिर्फ दो फोर्स की बात किए थे, कि एक फोर्स इधर लग गया और एक फोर्स इधर लग गया, P एंड Q। तो भाई साहब हमने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। हमारे पास पैरेललोग्राम का लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अब इसी पॉइंट पे दो से ज़्यादा फोर्स लगने लगे, मीन्स एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, एक फोर्स आपका कुछ इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग जा रहा है। तो फिर इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड, इनके लिए करना कुछ नहीं है, फोर्स को हम लोग कर देंगे रिजॉल्व। ओके, और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे फोर्स कहाँ पे लगता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। सपोज करिए ये आपका बुक है। ओके,
या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, सपोज कर लीजिए आप एक फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हैं, आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं इधर कि ये मूव कर जाए बुक। ओके, मूव कराने के लिए एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं, कोई दूसरा बंदा है इसी पॉइंट पे इधर से फोर्स लगा रहा है, बोल रहा है कि नहीं नहीं जाने देंगे हम इधर, ये इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ओके, और कोई एक और भी महान आदमी है, ठीक, वो बोल रहा है कि रुको भाई हम इसको नीचे दबाते हैं, ये रहा ऐसे। एक आक लोग और आप लोगों के सपोर्ट में आ गए, वो ऐसे लगे लगाने, वो ऐसे लगे लगाने। तो अब इसका जो रिजल्टेंट है मीन्स ये बुक मूव किधर करेगी, या तो देखिए आप इसके पास तो दो ही ऑप्शन है, यदि नीचे सपोर्ट हो मीन्स ये आपकी मेज ओज पे रखी हो, ठीक, और आप लोग मेज ओज को तोड़ना ना चाहते हो, तो बुक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो बुक इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो बुक इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तीसरे डायरेक्शन में जा नहीं पाएगी। तो इसको हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो भाई निकालेंगे रिजल्टेंट। ओके, या फिर हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, फोर्स को हम करेंगे रिजॉल्व, चेक करेंगे कि इधर ज़्यादा लग रहा है या फिर इधर ज़्यादा लग रहा है। तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए रिजॉल्व कैसे करते हैं। यदि हम इसको पूरे अच्छे तरीके से डेरिवेशन करके बताएं तो टाइम बहुत कम है। तो बेसिकली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक हमारी है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, सभी लोग बताते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये रहा आपका, इसको तो सबसे पहले आप लोग एक्स और वाई डायरेक्शन पे रिजॉल्व कर लीजिए। ये फोर्स आपका लग रहा है यहाँ से, सपोज करिए ये आपका लग रहा है F1 और एंगल जो है ये θ1 लग रहा है, और ये दूसरा फोर्स लग रहा है F2 और ये जो है θ2 है। तो देखिए जिससे थीटा लगा रहेगा, ठीक, जिस भी फोर्स से थीटा लगा रहेगा, ठीक, जैसे देखिए ये फोर्स है, इस फोर्स से थीटा आपका कनेक्टेड है और ये थीटा कनेक्टेड है एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो आप कास वाले को उसी पे रिजॉल्व कर देंगे। ओके, मीन्स आप लिखेंगे उसको कुछ ऐसे, इसको आप लोग इधर वाले में लेके आएंगे और लिखेंगे F2, देखिए डायरेक्शन इधर है, सॉरी डायरेक्शन हम आपको दिखा देते हैं। ओहो, चलिए हम रेड पेन से ही दिखा देते हैं इसको, ये आपका पुराना था। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा F2 वाले का, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है इस साइड में, तो ये रहा आपका F2, तो ये हो जाएगा आपके F2 cos θ2, ठीक, ये आपका x डायरेक्शन में रिजॉल्व हो गया। और ये आपका y डायरेक्शन में जब रिजॉल्व होगा तो साइन के साथ रिजॉल्व करेंगे, मीन्स F2 sin θ2, आपने F2 को रिजॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार आप F1 को रिजॉल्व करिए। तो F1 देखिए आपका इसका जो थीटा है x डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, और इसका जो डायरेक्शन जा रहा है मीन्स इधर इस साइड में जा रहा है इसका डायरेक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं F1 cos θ1, और देखिए फोर्स ये भी डाउनवर्ड है, ठीक, मीन्स डाउनवर्ड की ओर ही जा रहा है, तो ये आपका हो गया F1 sin θ1। यदि आप इसको सफाई से लिखना चाहें, साफ सुथरा, तो ये आपका हो गया फोर्स कुछ ऐसे। y वाले पे आपका हो गया F1 sin θ1, और दूसरा फोर्स है आपका F2 sin θ2, और आपका एक x डायरेक्शन पे हो गया, ठीक, ये वाला, इस वाले को हम लिख रहे हैं, इस वाले को, तो ये आपका है F1 cos θ1। अब हम इसको लिख रहे हैं F2 वाले को, तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको लिख देते हैं हम F2 cos θ2। तो देखिए अब आप वर्टिकल फोर्सेस को एक तरफ कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एक तरफ कर लीजिए। तो यदि आप समेशन आप हॉरिजॉन्टल फोर्स करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में आपकी इस डायरेक्शन को तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो
इस साइड का आप लोग डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक, इधर वाला, और इधर वाला निगेटिव ले लीजिए। तो ये आपका हो गया F1 cos थीटा 1, ओके, माइनस F2 cos थीटा 2। और जो वर्टिकल वाले फोर्स हैं, ओके, ये रहे वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स आपके ये हो जाएंगे, दोनों ही डाउनवर्ड में हैं तो दोनों को निगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस F1 साइन थीटा 1 माइनस F2 साइन थीटा 2, ओके। जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स निकाल लिए, मीन्स आपका फोर्स कुछ अब ऐसे आ गया, ये कोई पॉइंट है, इस पे आप सभी फोर्स को ला लिए, तो अब इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट आपका किधर जा रहा है। तो बेसिक प्रोसीजर यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। तो अगले वीडियो में, मीन्स जो लेक्चर नंबर 3 आएगा इस यूनिट का, उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको बताएंगे हम आप लोगों को, और फ्रिक्शंस के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि यूनिट 1 काफ़ी लंबा यूनिट है और अराउंड 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से बन जाएंगे। तो आप यदि 4 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो इसको लेकर के आप वरी मत करिए। मुश्किल से यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा लेक्चर्स, तो आपके 12-15 लेक्चर्स में 5 यूनिट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी लंबा भी नहीं रखना चाहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सिविल मंत्रा के साथ, और हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड। जितने भी आप लोग यदि अभी 3rd सेम में 4th सेम में जाएंगे तो 4th सेम में भी हम लोग इसी तरीके से लेके आते रहते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।